नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और दोस्तों, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि हम लोग जो हैं पढ़ने के कुछ वो ट्रिक, वो मेथड, वो तरीके सीखने वाले हैं जिससे हमारा रिजल्ट जो है वो बेहतर हो। ठीक है, तो मैं आपको वो ट्रिक, वो मेथड या वो प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज दिन तक आप पढ़ते आए हैं, अगर आगे भी उसी तरह से पढ़ते रहेंगे तो शायद आपका रिजल्ट वैसा ही आता रहे जैसे आज दिन तक आया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट पहले से अलग आए तो दोस्तों ये बात अभी आपको याद रखनी होगी कि आपको अलग तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि आज दिन तक जैसे आप पढ़ते आए हैं और वैसे ही पढ़ते रहेंगे तो वैसे ही रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे जैसे आज दिन तक मिलता रहा है। अलग रिजल्ट चाहिए तो अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आपको अलग रिजल्ट मिलेगा, है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको वो प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक क्वेश्चन है आप सभी से, और वो क्वेश्चन मेरा आपसे ये चीज़ है कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पानी के मॉलिक्यूल जो बने होते हैं वो किस तरह से बने होते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि सर पानी का फॉर्मूला जो होता है वो H2O होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब आपस में एक अनुकूलित वातावरण में मिलाया जाता है, दोनों को मिला करके जब संघनित किया जाता है तब सर पानी का एक बूंद बनता है। बिल्कुल सही आपका आंसर। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस परिस्थिति में पानी यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में मिल करके पानी बनाता है, अगर वही परिस्थिति मैं खड़े कर दूं और मैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को आपस में मिलाऊं तो क्या मेरे से पानी बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपका आंसर होगा सर अगर उसी परिस्थिति में आपने करवाया, 2 हाइड्रोजन लिया, 1 ऑक्सीजन लिया और परिस्थिति वही वाला रखा जिस परिस्थिति में वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बनाते हैं, तो जरूर पानी बनेगा। मेरा अगला प्रश्न ये है कि अगर आप उसी परिस्थिति को क्रिएट करिए और उसी परिस्थिति में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को आप आपस में मिलाइए तो क्या आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा पानी। तो हो सकता है आप कहेंगे सर बनेगा। कहने का मतलब ये चीज़ है अगर मैं बनाऊं तभी पानी बन रहा है, आप बनाओगे तभी बनेगा, अगर कोई श्रीलंका में जाकर के बनाए तभी भी बनेगा, अमेरिका में बनाए तभी भी बनेगा। ठीक है, हर जगह नेचुरल का जो सिद्धांत है वो सिंपल सा है, आप उसको वो परिस्थिति दे दीजिए, वो चीज़ों को दीजिए और आपस में रिएक्शन करवाइए, आप मेहनत करिए तो रिजल्ट मिलता है। तो ठीक उसी तरह से जिस परिस्थिति में जिस हिसाब से टॉपर लोगों ने पढ़ाई करी, अगर आप पढ़ाई करेंगे, मैं पढ़ाई करूंगा, या गरियाबंद में बैठा कोई व्यक्ति करे या फिर कोई कबीरधाम में बैठा व्यक्ति करे, तो क्या वो टॉप नहीं कर सकता। कर सकता है और बिल्कुल करेगा। और वही मेथड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि आज दिन तक जिस प्रोसेस आप पढ़ते हैं ना, उस प्रोसेस से पढ़ करके केवल वो 50-60% ही आ सकता है, उससे बेटर नहीं आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो मेथड है जो आपको फॉलो करनी है वो हमारा ये है। तो टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको पढ़ाई जो करनी है वो करनी है ब्लूप्रिंट के हिसाब से। अब ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्यों करना है? ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि ब्लूप्रिंट देखते ही हमें समझ में आता है कि भैया कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, ये पता चलेगा। और दूसरा, उस चैप्टर से टोटल कितने नंबर का प्रश्न आने वाला है, ये दोनों पता चलेगा। अगर ऐसा ना हो कि आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से या ब्लूप्रिंट को आपने देखा ही नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यहाँ पे जैसे कि ये परीक्षा बोध है साइंस का, इसमें ये फर्स्ट पेज आप जब खोलेंगे तो आपको दिखेगा इसमें, ठीक है, न्यू ब्लूप्रिंट करके लिखा है। तो ये न्यू ब्लूप्रिंट जो है इसको आपको देखना है। इसमें बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के और कितने क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाले में दे दिया गया है कि 3 क्वेश्चन आएगा फर्स्ट वाले चैप्टर से और टोटल होगा 8 नंबर का। 1 नंबर का आपका आएगा 1 क्वेश्चन और 2 नंबर के 1 क्वेश्चन और 4 नंबर के 1 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपका अथवा भी दिया रहेगा। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के आएंगे। अब माना कि कोई चैप्टर है आपके पास, आपने ब्लूप्रिंट देखा ही नहीं और आपको पता ही नहीं है कि उस चैप्टर से कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप टोटली जो है हर चैप्टर को फिर पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हो ना हो उस चैप्टर में पता चल रहा है केवल 4 नंबर के 1 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और आप क्या कर रहे हैं, रगड़ के पूरा 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, लघु उत्तरी प्रश्न 2 नंबर वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसमें वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाना है। और जब पूछा ही नहीं जाएगा और आप एग्जाम में जाओगे तो क्या कहोगे आप, तो आप कहोगे भाई खोल कर देखोगे, फिर बोलोगे कि इतना सारा मैं पढ़ाई किया और उसमें से तो एक भी क्वेश्चन आया ही नहीं है एग्जाम में। जबकि आपको ब्लूप्रिंट साफ साफ बोल रहा है कि मैं तो इस
वाले चैप्टर से आपको केवल 4 नंबर के एक क्वेश्चन दूंगा, तो आपको क्या जरूरत है 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स को रगड़ रगड़ के पढ़ने की। आपको चाहिए कि उस चैप्टर में से 4-4 नंबर वाले, और ज़्यादा हो सके तो क्या करें 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि 2-2 करके वो 2 क्वेश्चन बना करके 4 नंबर बना करके भी दे सकता है। तो हमें उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसी तरह के क्वेश्चन को पढ़ना है जो पूछे जाने हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ हमको पीएचडी नहीं करना है, हमें क्या करनी है, हमें उस एग्जाम को क्रैक करना है, उस बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट देना है। तो भैया हमको तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पढ़नी है। ठीक है, ये बात आप अपने माइंड में गांठ बांध करके रख लें। तो टिप नंबर 2 आपका ये कहता है कि आपको क्या करना है, आपको पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस देख लेना है। आपको पढ़ाई करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग का मतलब जैसे हम लोग ये परीक्षा बोर्ड देखें तो परीक्षा बोर्ड के ये 3रे पेज में आपको मिल जाएगा पाठ्यक्रम। ठीक है, अब जब आप पाठ्यक्रम को खोलेंगे तो आपको विषय सूची यानी कि पाठ्यक्रम मिलेगा, और उस पाठ्यक्रम में विषय सूची में लिखा हुआ आपको मिलेगा कि कौन से चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं। आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को ही लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको सिलेबस, आपको पाठ्यक्रम दिख रहा है साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, चूंकि मैं साइंस का टीचर हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ बच्चे लोगों को, ठीक है, अपने ट्यूशन क्लासेस में और क्लास में, तो मैं उसी का ही बता रहा हूँ आपको, इसीलिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिलेबस को बिल्कुल देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि उस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं और किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग बात करें अम्ल और क्षार और लवण, अगर ये चैप्टर में बात करें तो आपको पढ़ना क्या है कि भाई अम्ल क्या है, अम्ल कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं, और साथ में अम्ल क्या होता है, और क्षार क्या होता है, क्षारक क्या होता है, ये सूचक क्या होता है। बस जैसे इस चैप्टर में इस तरह से दिया है उसी तरह से आपको पता हो। नहीं कि ये ना हो कि आप सुबह पढ़ने के लिए उठे तो 4 बजे, और लेकिन पता चल रहा है कि सुबह 4 बजे उठने के बाद आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आपको ये ना लगे कि आप पुस्तक खोलते ही आपको कंफ्यूज हो गए हो कि ये पढ़ूं ये नहीं पढ़ूं, कौन से टॉपिक को पढ़ूं कौन से टॉपिक को छोड़ूं। नहीं, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। उसमें आपको पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का और हर एक टॉपिक उसमें आपको मिलेगा, और उसी टॉपिक को आपको पढ़नी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। तो टिप नंबर 3, और टिप नंबर 3 ये कहता है कि आपको ओल्ड क्वेश्चंस पेपर यानी कि पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल रखना है, और उसी के अनुसार ही आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब ये आप कहोगे कि सर ओल्ड क्वेश्चंस पेपर क्यों पढ़ें, तो भैया ओल्ड क्वेश्चंस पेपर आपको इसलिए देखना है क्योंकि जब ओल्ड क्वेश्चंस पेपर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले सत्र इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस बने थे, और उसी के अकॉर्डिंग उसके पहले कैसे क्वेश्चंस बना था। और जब आपको ये दोनों समझ में आएगा कि पहले कैसे क्वेश्चन बना था और उससे पहले किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं और इस चैप्टर से पूछा कैसे जाता है, या क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम जो पेपर सेट करता है वो कैसे पेपर बनाता है, कैसे क्वेश्चंस को वो फाइंड आउट करता है, कैसे क्वेश्चंस को वो क्रिएट करके आपके लिए पेश करता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब क्वेश्चंस कैसे बन रहा है ये आपके समझ में यहाँ से आएगा। इसी वजह से ओल्ड क्वेश्चंस पेपर को देखो, वहीं से तैयारी करो, वहीं से आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर बिल्कुल से पढ़ना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा, वीडियो खत्म होने के बाद ही आप जाकर के वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वो है सीजी बुक्स। और जब ये सीजी बुक्स आप डाउनलोड करोगे तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के बुक भी मिलेंगे, साथ ही ओल्ड क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा जो इस वर्ष किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री है और आपको मिल जाएगा। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है मेरा, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इससे मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टिप नंबर 4 की। तो टिप नंबर 4 ये है कि आपको अपना हैंड राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, हैंड राइटिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस वर्ष जब आप बोर्ड एग्जाम में हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको पढ़ाने वाले टीचर अलग हैं जो आपको स्कूल में पढ़ाएंगे, साथ में जो क्वेश्चन क्रिएट करेंगे जो सीजी बोर्ड में बैठे हुए व्यक्ति हैं, शिक्षा मंडल में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो दूसरा है जो आपके लिए क्वेश्चन बनाएगा। देखिए, आपको पढ़ाने वाला टीचर अलग और आपके लिए क्वेश्चन बनाने वाला टीचर अलग, आपका एग्जाम लेने वाला टीचर अलग रहेगा और आपका पेपर जो चेक करेगा वो टीचर अलग रहेगा।
क्योंकि जो आपको पढ़ाया है वो आपको आपका एग्जाम नहीं लेगा, और जो आपका एग्जाम लेगा वो आपका पेपर चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका पेपर जो चेक करेगा वो तो आपको जानता ही नहीं है, वो तो केवल आपका आंसर शीट ही देखेगा। आंसर शीट वो देखेगा, आंसर शीट को देख करके ही आपका वो नंबर डिसाइड करेगा आप किस तरह से पढ़ते हो, आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, उसको थोड़ी ना पता है। भले ही आप अपने स्कूल में आप क्या रहे होंगे, हो सकता है त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में आपने पूरा का पूरा जी जान लगा दिया हो, आप बेस्ट रिजल्ट देते हैं, बट उस टीचर को थोड़ी ना पता है, उनको तो खबर ही नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस कैसे रहता है। वो तो आपका आंसर शीट बस देखेगा। तो वो आंसर शीट जब देखे तो उसको लगना चाहिए आपका हैंड राइटिंग, लिखावट बिल्कुल सही रहनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और साथ ही साथ ज़्यादा गोदागादी नहीं करना है, इधर इधर करके फिर कचर पचर कर दिया उसके बाद फिर आपका रिजल्ट भाई खराब होगा। ठीक है, उससे क्या है ना, चेक करने वाले का इंटेंशन जो है वो खराब होता है, वो बिगड़ता है, तो वो सही तरीके से चेक नहीं करेगा फिर। तो इसी वजह से क्या करना है, हैंड राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान देना है और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब टॉपर लोगों का जो राइटिंग स्किल्स है जो आजकल परीक्षा बोर्ड में दिया रहता है, परीक्षा बोर्ड के बैक में, उसको देखो उन लोग क्या किए रहते हैं, उन लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीक्वेंस से बनाएं। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस से जब आप बनाए रहेंगे तो चेक करने वाले को जब उसके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा तो उसको ज़्यादा अलट पलट करना नहीं पड़ेगा। तो सीक्वेंस से जब वो चेक करता जाएगा तो उसका माइंड सेट जो है वो शांत रहेगा, और उस टाइम जब वो चेक करेगा तो आपको डेफिनेटली अच्छा नंबर ही देगा, अच्छा मार्क्स ही देगा। नहीं तो क्या होगा, इस जगह का आप क्वेश्चन पहले फर्स्ट को बना लिए, फिर उसके बाद चल रहे 8 नंबर को बना रहे हो, फिर 15 को बना रहे हो, तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि उसको बार बार इधर इधर क्या करना पड़ेगा, पलटाना पड़ेगा। तो उसका साइकोलॉजी, उसका माइंड सेट जो है वो थोड़ा सा बिगड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको हो सकता है नंबर्स थोड़ा से कम मिले। तो हमें क्या करना है, हमें सीक्वेंस से बनाना है और हैंड राइटिंग सही तरीके से लिखनी है, और सही तरीके से हमारा हैंड राइटिंग हो इसकी कोशिश करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, जब आप तैयारी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके लिख करके आप याद करें, लिख करके आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए आप जब ओरल आप पढ़ के रट्टा मारे रहेंगे, या फिर जो भी आपने किया समझ के पढ़ा, तो जब आप पढ़ के करोगे तो एग्जामिनर तो ओरल टेस्ट लेने वाला नहीं है। एग्जाम कैसे होने वाला है, एग्जाम तो लिखित होने वाला है, तो भैया आपको वहां जाकर के लिखना तो है ना। तो जब आप वहां जाकर के लिखना ही है तो क्यों न लिख करके ही प्रैक्टिस की रहे। जब लिख करके आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो वहां जाकर के फिर से लिखोगे, वो काम जब आप सेकेंड टाइम कर रहे होगे तो डेफिनेटली वो बेस्ट होता रहेगा। क्योंकि जब भी आप कोई काम पहली बार करते हैं तो हो सकता है उसमें मिस्टेक हो, लेकिन जब आप काम वो दूसरी बार और तीसरी बार करते हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम से सेकंड टाइम वो बेस्ट आप कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप जो तैयारी करेंगे वो लिख करके करें। अंतिम 5वां टिप जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और 5वां हमारा टिप ये कहता है दोस्तों कि 5वें टिप में हमें इस बात को याद रखना है कि हमें जो है खुद के ऊपर भरोसा रखना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को सकारात्मक रखना है। क्योंकि आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति जो रेस में भाग ले रहा हो और उसके दिमाग में ये चल रहा हो कि मैं हार जाऊंगा। तो हार की सोच लेकर के आज दिन तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसने रेस जीता हो। ये रेस ही नहीं, जिंदगी का कोई भी गेम हो या कुछ भी हो, अगर आपके मन में हार चल रहा है तो आप कभी जीत नहीं सकते हैं। इस पर दोस्तों मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ जा रही है। हो सकता है ये स्टोरी आपने पहले भी सुन रखा हो, लेकिन ये डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है दोस्तों कि आपने कोई स्टोरी या कोई चीज कितनी बार सुना है, बल्कि मायने ये रखता है कि उसे सुनने के बाद आपने क्या सीखा। तो दोस्तों इस छोटी सी स्टोरी शुरू कुछ ऐसे होती है कि एक बार क्या हुआ कि इंडिया से और चाइना से एक मेंढक का कंटेनर जो है वो जापान ले जाया जाता है। तो इंडिया से और चाइना से क्या किया गया, एक मेंढक से भरा हुआ कंटेनर जो है उसको कहाँ ले जाया गया, जापान लेकर के जाया गया। और जब जापान वो पहुंचा तो वहाँ जो रिसीवर था, जो उसको रिसीव करने वाला था, वो क्या देखता है कि इंडिया का जो कंटेनर आया हुआ है उसका ढक्कन तो भैया खुला हुआ है, जबकि चाइना वाले का बंद था। तो चाइना वाले का बंद था तो उसको ये ख्याल आया कि ये चाइना का ढक्कन जो है वो बंद है कंटेनर का, और इंडिया से आया उसका तो खुला हुआ है, मतलब इंडिया का तो सारे के सारे मेंढक तो होंगे वो कंटेनर से कहाँ बाहर भाग गए होंगे, मतलब इसमें तो मेंढक नहीं होगा। तो उसने पूछा कि सर आपको नहीं लगता है, उसने पूछा ड्राइवर से कि सर आपको नहीं लगता है कि आपने ये गलती कर दी इस कंटेनर का ढक्कन खोल करके, इसमें तो एक भी मेंढक अब नहीं होंगे। तो ड्राइवर कहता है सर ऐसा हो नहीं सकता है।
उसने कहा ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तब ड्राइवर कहता है सर ये मेंढक ना इंडिया के मेंढक है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया का मेंढक है, इसका मतलब क्या है, इसमें से कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो उसने कहा नहीं सर बिल्कुल नहीं जा सकता है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे बाहर नहीं चला जाएगा। तब वो ड्राइवर कहता है सर दरअसल ये इंडिया के मेंढक होने के कारण ना दिक्कत ये हो जाता है कि एक मेंढक जब कभी सोच भी लेता है ना गलती से कि हमें इस कंटेनर से बाहर जाना है, तो सर नीचे 10 मेंढक पहले से तैयार रहते हैं जो उनका पैर खींचते हैं। मतलब वो कहता है कि तू रुक, पहले मेरे को जाने दे। और जब दूसरा मेंढक तैयार हो जाता है वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो नीचे ऑलरेडी 10 हैं जो उनके पैर खींचते हैं कि बेटा ये तेरे से नहीं होगा, तू रहने दे, मुझे जाने दे। कहने का मतलब यही है कि दोस्तों ये स्टोरी मेंढक का नहीं है, ये हम लोगों का है। यहां दिक्कतें ये आ जाती है ना इंडिया में कि अगर एक व्यक्ति कोई सोच लेता है कि मुझे कुछ करना है तो 10 उसके पैर खींचने वाले आ जाते हैं। जैसे कि ये जो अभी वीडियोस आप देख रहे हो, ये राजेश यादव जो गरियाबंद से हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बताया कि सर मेरा इस साल का टारगेट है कि मुझे छत्तीसगढ़ में टॉप करना है। और जब उन्होंने ये कहा तो डेफिनेटली उनके आसपास में से 10 लोग होंगे जो उनका पैर खींचेंगे, जो उनको बोलेंगे तू टॉप करेगा। तूने देखा है तेरा रिजल्ट, पिछले साल का रिजल्ट देखा कैसा 3rd डिवीजन आया था, कैसा 2nd डिवीजन आया था, तू बोलता है इस साल टॉप कर लूंगा। तुम त्रैमासिक का देखा, अर्धवार्षिक का देखा, इतना तो खराब तेरा रिजल्ट आ रहा है, तो तू कैसे टॉप कर सकता है। तो दोस्तों आपको इसी तरह से पैर खींचने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा 5वां पॉइंट था। आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके रखना है, बना करके रखना है, ताकि आप जो चाहते हैं वो आप कर सकें, उस चीज को अचीव कर सकें। ठीक, तो बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।